फोटो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें आप जो है पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, उनके साथ एक बैठक में आपकी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। तो बहुत से लोग हमको मैसेज भी कर रहे थे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर कि जी। आखिर क्या हुआ? और लोग जानना चाहते हैं कि क्या-क्या बातें हुई? उसमें कि क्या सचमुच में हाँ, कुछ ही दिनों में यूपीएस रद्द हो जाएगा पूरी तरह से मतलब जी। उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप सब जानते हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। थैंक यू चंदन जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज का जो विषय है कि अभी हाल ही में जो है आप सबों ने देखा होगा बहुत सोशल मीडिया पर कुछ फोटो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें आप जो है पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, उनके साथ एक बैठक में आपकी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। तो बहुत से लोग हमको मैसेज भी कर रहे थे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर कि जी। आखिर क्या हुआ? और लोग जानना चाहते हैं कि क्या-क्या बातें हुई? उसके बाद आपने बोला कि पेंशन जो यूपीएस है, जो सरकार ने अभी हाल ही में लेकर के आया है, उसको बहुत जल्द रद्द हो जाएगा। तो इसको लेकर के भी लोगों में मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं कि क्या सचमुच में हाँ, कुछ ही दिनों में यूपीएस रद्द हो जाएगा पूरी तरह से मतलब जी। उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा? तो इन सब सवालों के साथ जो है हम आज बात करेंगे। तो सर सबसे पहले यहीं शुरुआत करेंगे कि जी। आखिर क्या-क्या चर्चाएँ हुई? चंदन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चंदन जी, ऐसा है ना देखिए हमारा काम है समाधान और 2018 से हम इस पर काम कर रहे हैं। काम तो बहुत पहले से कर रहे हैं लेकिन चूँकि जब सबसे पहले बड़ी रैली हुई 30 अप्रैल 2018 को, जब हम सारे लोग एक ही बैनर के तले काम कर रहे थे, तो कुछ हासिल नहीं हुआ उस रैली से तो फिर दूसरी रैली की वो 26 नवंबर 2018 को की। उसमें हमने दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बुलाया और भारत सरकार पर दबाव बनवाया। फलस्वरूप ये हासिल हुआ कि 1 अप्रैल 2019 को एनपीएस में पहला अमेंडमेंट हुआ और वो था सरकारी अंशदान को बढ़ा के 10 से 14 किया गया। ये पहला। हालाँकि हमारी दिशा ये नहीं थी, उस समय हमारे पास भी ब्लूप्रिंट नहीं था, हमारे पास कोई रिज़ॉल्यूशन नहीं था, हमारे पास केवल एक स्टेटमेंट था, एनपीएस खत्म करो और ओपीएस बहाल करो। ये स्टेटमेंट था हमारे पास। हमने भी उस समय तक रिसर्च नहीं किया था। इतनी बड़ी रैलियों के बाद भी 2 बड़ी-बड़ी रैलियों के बाद भी सरकार ने एक बहुत छोटा स्टेप बढ़ाया, 10 से केवल 14 तो हम मजबूर हुए कि आखिर ऐसा क्या है कि मतलब सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा दिया लेकिन इसको बदलाव करने की तरफ, इसको ओपीएस लागू करने की तरफ नहीं बढ़ी। फिर हमने अपना लिखना पढ़ना शुरू किया, उस पर रिसर्च शुरू की। 2, 4, 6 महीने की रिसर्च के बाद कुछ आर्टिकल्स हमारे भी पब्लिश हुए, कुछ और भी आर्टिकल्स हमने पढ़े, कुछ भारत की इकोनॉमी को समझने की कोशिश की। अलग-अलग स्टेट के पेंशन सिस्टम को और वहाँ के रेवेन्यू सिस्टम को समझने की कोशिश किया, तो हमें एक चीज़ पता चली कि ओपीएस से मतलब हमारी 2 चीज़ें हैं। पहला ये है कि कर्मचारी का अंशदान बिल्कुल जीपीएफ की तरह हो जाए, यानी कि उस पर ब्याज की गारंटी हो जाए और वो नौकरी छोड़ दे, रिटायर हो जाए, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, कैसा भी, जब भी वो नौकरी से हट जाए, तो उसका पैसा उसको वापस मिल जाए। इसे कहते हैं जीपीएफ। अब नाम उसका कुछ भी रख दें, तो एक चीज़ हमने ये समझा, एनपीएस में जबकि सरकार क्या करती है कि 10% आपका कटता है, 14% सरकार डालती है, टोटल 24% हो जाता है और रिटायरमेंट पर वो इसका 60% देती है। तो 60% का मतलब हुआ कि वो आपको 24 में से ₹14.40 दे रही है, जबकि आपने डाले थे 10। अगर आप ओपीएस में होते तो आपको 10 ही देती वापिस ब्याज सहित, 14 नहीं देती, बिल्कुल। 10 देती वापिस। तो हमने कहा सरकार दे तो ज़्यादा रही है यहाँ पर, 45.83% ज़्यादा दे रही है, चंदन जी। जब सरकार ज़्यादा दे रही है तो सरकार को कम देने में क्या दिक्कत हो सकती है? तो कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। तो हमने कहा कि भई जो 45.83% आप ज़्यादा दे रहे हो, ये मत दो ज़्यादा।
हमें केवल हमारा अंशदान वापस करो ब्याज सहित, बशर्ते उस पर ब्याज की गारंटी कर दो जीपीएफ की तरह। हम चाहे जितना कटवाएं, 10 कटवाएं, 12 कटवाएं, 15 कटवाएं, 20 कटवाएं, वो कटवाने दो। उससे रेवेन्यू और बढ़ेगा, उससे मार्केट की लिक्विडिटी और बढ़ जाएगी। जहां 12,000 करोड़ रुपए हर महीने जमा होते हैं, वहीं वो 12,000 से बढ़ करके 1,00,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। लोग 4-4, 5-5 गुना बढ़ा देंगे उसको। तो खैर इस तरफ पहुंचे। फिर हमने कहा कि सरकार जो पैसा दे रही है एक बार में 14%, मान लो आपने 35 साल नौकरी की, तो 35 गुणे 12 महीने वो आपको कंट्रीब्यूट कर रही है हर महीने, और वो पैसा फिर सरकार वापस कभी नहीं लेती, कभी लेती ही नहीं है। वो या तो कर्मचारी और उसके परिवार को मिलता है, या फिर वो पैसा मिलेगा जिस कंपनी से वो पेंशन लेगा, उसको चला जाएगा। लेकिन वो पैसा सरकार को कभी नहीं वापस जाता। तो हमने कहा यह तो बहुत गलत है भाई। सरकार का पैसा या तो हमें जाए या फिर सरकार को वापस चला जाए। हमारे कर्मचारी को क्या चाहिए? ओपीएस चाहिए, लास्ट बेसिक का 50% चाहिए, प्लस डियरनेस अलाउंस चाहिए टाइम टू टाइम। तो हमने कहा कि भैया आप 98 लाख कर्मचारियों को आप 14% के रूप में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, स्टेट और सेंट्रल मिला करके। ये पैसा आखिरी टाइम पर आपके पास ही अगर वापस आ जाए, बजाय कंपनियों को जाने के, बजाय कर्मचारियों के जाने के, ये अगर आप ही के पास वापस आ जाए और बदले में आप हमको ओपीएस के बराबर गारंटी दे दो, खत्म हो गई बात। तो हमने इस दिशा में काम करना शुरू किया चंदन जी। और फिर क्या है कि 2018 के बाद, जब 26 नवंबर 2018 के बाद 2019 में हमने सत्याग्रह किया 4 दिन तक जंतर मंतर पर, 9 नवंबर 2019 से लेके 12 नवंबर 2019 तक। उसके बाद पहली बार हमें भारत सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया। हमने भारत सरकार मतलब भारत सरकार के प्रधानमंत्री साहब के सलाहकार को पत्र लिखा था। उस समय भास्कर खुलबे साहब थे। तो हमें उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक बार वार्ता करने का मौका दिया। तो हमने अपने उस प्रेजेंटेशन को रखा फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, 1 डेढ़ घंटे हमने प्रेजेंटेशन रखा। और लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उसी समय कोरोना शुरू हो गया। 2019 के बाद, 20 के शुरुआत में ही 1-2-4 महीने के बाद कोरोना के केस शुरू हो गए। कोरोना में लोगों की मौतें शुरू होने लगी। तो हमारी जो प्रायोरिटी हो गई, वो पहले जिनकी डेथ हो रही थी या जिनका रिटायरमेंट हो रहा था, वो हमारी प्रायोरिटी पे आ गए। दिल्ली में हमने 543 केस सर्वे किए, वो सरकार के सामने रखे। तो सरकार ने फिलहाल जो डेथ एंड डिसेबिलिटी में 30 मार्च 2021 को ओपीएस का विकल्प लागू कर दिया। वही चीज उसने कहा, ठीक है, अगर डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है कभी भी सेवा के दौरान, तो कर्मचारी वाला पैसा कर्मचारी को और सरकार वाला हिस्सा सरकार को, और उसके एवज में कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार को 50% पेंशन प्लस डीए। तो हो गया। उसके बाद से हमने ये शुरू किया कि यही नियम रिटायरमेंट पे भी दे दो, यही नियम वॉलंटरी रिटायरमेंट पे दे दो, और यही नियम कंपल्सरी रिटायरमेंट पे दे दो। इससे होगा क्या? इससे एनपीएस को बिना स्क्रैप किए ओपीएस बहाल हो जाएगी। इस पैटर्न पे हमने शुरू किया। 2020 आया, 2021 के बाद 2022 आया। 2022 में हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का घेराव किया, फिर उनके साथ बात हुई। उस समय डे साहब थे, पूरा नाम तो मैं भूल रहा हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो रजिस्ट्रार थे, डे साहब, पूरा नाम मैं भूल गया हूँ। डे साहब के साथ बात हुई, और डे साहब ने पहली बार भारत सरकार के ऊपर एक मुकदमा कायम किया। वो मुकदमा कायम हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पेंशन ग्रीवेंसेस के सेक्रेटरी पे, डारपीजी का सेक्रेटरी जिसको कहते हैं। ये घटना है दिसंबर 2022 की। दिसंबर 2022 में ये मुकदमा कायम हुआ, और उसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत सरकार को लिखा कि आप हर हालत में एक इस सिस्टम को रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन कीजिए। और 2023 के अप्रैल में एनपीएस रिव्यू कमेटी का गठन हुआ। और देखिए चंदन जी, मैं आपको एक बात और बताऊं कि 26 नवंबर 2018 के बाद दिल्ली में कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ, कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी तक जंतर मंतर पे तो हुआ, लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ कि उससे कोई सरकार डर जाती, कोई बदलाव कर देती। तो आप देखिए पूरा 2019, केवल नवंबर 19 में मैंने एक सत्याग्रह किया, वो भी एक छोटा प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम नहीं था। 100, 200, 300 लोगों के साथ प्रोग्राम था। 2020 निकल गया, कोरोना में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ।
2021 निकल गया, कोरोना में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ और 21 में हमको सफलता मिली डेथ एंड डिसेबिलिटी वाली। वो सफलता इसलिए मिली क्योंकि हमने 2020 से भारत सरकार के साथ वार्ता शुरू की थी और उसी समय डेथ के केस शुरू हो गए। फिर 2022 में भी दिल्ली में कोई आंदोलन नहीं हुआ। इकलौता हमारा आंदोलन है दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के घेराव का। यानी 19 निकल गया, 20 निकल गया, 21 निकल गया और 22, 4 साल निकल गए, कोई आंदोलन नहीं। एकीकृत कोई आंदोलन नहीं, मतलब बड़े पैमाने पर कोई आंदोलन नहीं। लोग लोग अपनी-अपनी जान बचा रहे थे भैया, सही बात भी, आंदोलन संभव भी नहीं थे, दिल्ली में अलाउ भी नहीं थे। फिर 2023 की मैं बात बताऊं, जब 6 अप्रैल 2023 को एनपीएस रिव्यू कमेटी का गठन हुआ और 6 अप्रैल 2023 तक भी दिल्ली में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। आप समझिएगा, आप गूगल कीजिएगा, स्टेट्स में हो रहे थे लेकिन दिल्ली में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। बड़ा तो छोड़ दो, जो कहते हैं ना जैसे फुलझड़ियां झड़ती हैं, ऐसे तो कोई हुए हो तो अलग बात है। इसके अलावा कोई 2-4 हजार वाला आंदोलन नहीं हुआ, 2-4 हजार की पब्लिक वाला। अप्रैल 2023 के बाद आंदोलन शुरू हुए। पहला आंदोलन हमने किया 8 जुलाई को, भयंकर बारिश में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा और वो आंदोलन हमने जंतर मंतर पे किया। मतलब घुटनों तक पानी भरा था पूरी दिल्ली में, ये स्थिति थी और हम लोग करीब-करीब 1000-1200 लोग फिर भी उस बारिश में अड़े हुए थे जंतर मंतर पर। वो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ 8 जुलाई को। 8 जुलाई के बाद 10 अगस्त को अगले महीने जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले, जिसमें हम सारे केंद्रीय कर्मचारियों ने मिल करके रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन किया 10 अगस्त 2023 को। और फिर उसके बाद एक फेडरेशन है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है, जिसमें बीएस यादव साहब है और रूपक सरकार साहब है। इन लोगों ने एक नई रामलीला मैदान में एक आंदोलन किया। उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को एनएमओपीएस का आंदोलन हुआ। तो आप समझिए कि 19 से लेकर के 23 तक आंदोलन हुए ही नहीं है दिल्ली में। स्टेट्स में हुए, जहां-जहां भी हुए भी, वहां-वहां वोट फॉर ओपीएस का के नाम से कैंपेन चलाया गया। और मुझे लग रहा है उन सभी जगहों पर जिन जिन पार्टियों ने ओपीएस बहाल की थी, केवल 2 जगह छोड़ करके, एक झारखंड और एक हिमाचल प्रदेश। बाकी जगहों पर जो ओपीएस के फेवर वाली पार्टियां थी वो हार गई चुनाव। और बिल्कुल, बिल्कुल। दिसंबर 2023 में अगर आपको याद हो तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजे छत्तीसगढ़। घोषित हुए हुँ। और इन तीनों राज्यों में वोट फॉर ओपीएस कैंपेन चलाया गया। वोट फॉर ओपीएस का मतलब ये था कि जिन पार्टियों ने ओपीएस को बहाल किया था, उनके सपोर्ट में। अब वो तीनों जगह से पार्टियां चुनाव हार गई और तीनों जगह बीजेपी आ गई। और उस टाइम में जो है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो है ओल्ड पेंशन की बहाली की घोषणा भी कर दी गई थी मैं और यही बिल तो भी कह रहा पास हूँ, हो गए थे। फिर भी हार गए ना, फिर भी चुनाव हार हाँ, गए। और सबसे मतलब सोचने वाली बात ये है कि हम कर्मचारियों का वोट का अंदाज़ा जो है बैलेट पेपर से जो चुनाव होते हैं, जो पोस्टल बैलेट हैं, उससे लगाते हाँ। हैं और हुँ, उसका डाटा अगर देखेंगे राजस्थान का, हमको याद आ रहा है थोड़ा-थोड़ा हुँ, कि 51% वोट जो है हुँ, ओपीएस मतलब कांग्रेस के फेवर में थे, बाकी ठीक है। 49% वोट जो है बीजेपी के फेवर में वोट गए थे। कितना अंतर बचा? अरे बैलेट में वोट ही कितने वही होते हैं? 2 2% का। 2% का मात्र अंतर था, जो कि मतलब कर्मचारी जो है अपने मुद्दे पर भी वोटिंग नहीं किए। इससे यह साबित हुआ कि जो है वोट फॉर ओपीएस का मुद्दा काम नहीं किया और उसके खिलाफ जो है, उसको देखते हुए बीजेपी सरकार ने जो है वहाँ पर पेंशन को फिर से जो है वापस एनपीएस में ला दिया। देखो, इस तरह वो की कारण खबरें वारण आई। मैं नहीं कहूँगा कि उसके कारण। देखिए, चंदन जी, एक बात मैं आपको साफ बताऊँ, आम तौर पर आम तौर पर कर्मचारियों का वोट कभी भी बीजेपी को ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर आप पूरे भारत का रिकॉर्ड हाँ, उठा कर के देख लें, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें वोट फॉर ओपीएस कैंपेन हो या ना हो, आप कभी भी देख लो। मतलब ओपीएस मुद्दे से पहले भी अगर आप देखोगे, तो कर्मचारियों का रुझान, कर्मचारी ये मानते हैं कि बीजेपी कर्मचारियों के मामले में कंजूस है। ये बिल्कुल। लोगों का ऐसा मानना है। देखिए, मैं 18 साल से नौकरी में हूँ और मैं जहाँ-जहाँ भी मैंने नौकरी की है, हर जगह मैंने यही सुना है कि बीजेपी कर्मचारियों को ज़्यादा देती नहीं है। बीजेपी बहुत हुँ। कंजूस है, डीए में कंजूसी कर लेती है, पे कमीशन में कंजूसी कर लेती है। मतलब ऐसा ऐसा लोगों के मन में ऐसी धारणा बिल्कुल। है।
तो जो बीजेपी के वोटर हैं वो भी बोलते हैं कि कांग्रेस जो है कर्मचारियों के लिए अच्छी करती है। तो और फिर भी देखिए, आप कहते हो कि वोट फॉर ओपीएस, देखो मैं तो ख़ैर इस मुद्दे में जाता नहीं हूँ, जाऊँगा भी नहीं। मुझे वोट फॉर ओपीएस से लेना-देना है नहीं। मेरा लेना-देना मेरी सरकार से है, और वो सरकार में कोई भी पार्टी बैठी हो। मैं भूपेश बघेल जी से भी मिला 19 में। 2019 में मैं भूपेश बघेल जी से मिला, उनसे भी मैंने यही रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पे कमेटी बना दो, ओपीएस को बहाल कर दो। सबसे पहले उनसे जो आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो मैं ही मिला था, और मैं उसमें क्या नाम है पूर्वोत्तर के सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग साहब से भी मिला। ये घटना है 2022 की। वहाँ मैंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करवाई, एनपीएस रिव्यू कमेटी, मतलब जो है सिक्किम में। और उसके बाद मैं नागालैंड के मुआतुसी लोंगकुमेर साहब जो वहाँ के लेबर मिनिस्टर थे, उनसे मिला, उनसे भी कमेटी के लिए आग्रह किया। मैं मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर साहब लाल दोहोमा साहब से मिला, उनसे भी कमेटी के लिए रिक्वेस्ट किया। और मैं अरुणाचल प्रदेश में एक मिनिस्टर साहब थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उनसे मिल कर के भी मैंने सिफ़ारिश की, मैंने असम में सिफ़ारिश की। मैंने 3-4 जगहों पर कमेटी बनवाने में मुझे सफलता मिली। और देखिए, आम पब्लिक ये सब नहीं जानती है, ना ही उसको मतलब है। आम पब्लिक को केवल एक ही चीज़ से मतलब है, ओपीएस। अगर भारत सरकार यूपीएस का नाम ओपीएस करके लाई होती, तो अभी हम लोगों को ये समझा रहे होते कि दादा आपको ओपीएस नहीं मिली। ये है हमारी एक्चुअल कंडीशन। लेकिन 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 ये तो मोदी सरकार ने गलती कर दी। उन्होंने नाम यूपीएस कर दिया। अब वो उनको नाम ही ओपीएस दे देना चाहिए था। तो हम ये समझा रहे होते अभी तक कि दादा आपको हाँ, ओपीएस नहीं मिली है। ये ये चंदन ओपीएस जी, नहीं है। आप देखिए 2018 में पहला एकीकृत आंदोलन कर पाए, ये मजाक नहीं है। 2004 से शुरू हुआ एनपीएस, और 2018 में 14-15 साल के बाद पहला आंदोलन। आप सोचो कि हमें कितना वक़्त लगा लोगों को समझाने में कि जिस सिस्टम में आप नौकरी कर रहे हो, वो ठीक नहीं है, हुँ। और हमारी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा इसमें बर्बाद हो गया। समझ रहे हैं ना? कभी-कभी कभी-कभी मन में ये बात आती है कि अच्छा भला पीसीएस, आईएएस मेंस दे रहे थे। ये कोई केवल मज़ाक की बात नहीं है। आज जो लोग जिनको कुछ एबीसीडी इतिहास पता नहीं है इस संघर्ष का, वो तो कुछ भी चिल्ला देंगे। वो तो 2000 जो 18, 19, 20 के बाद आया है, उसको तो ये भी नहीं पता कि 19 में कैसे 10 से 14 हुआ। कैसे 30 मार्च 2021 को डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस हुआ विकल्प। उनको ये भी नहीं पता है। उनको तो मिल रहा है बस। आंदोलन आंदोलन जो है कर्मचारियों तक पहुँचने का मतलब हमको जहाँ तक लगता है कि बड़ा कारण ये हुआ कि जब लोग रिटायर होने लगे, सहकर्मी जब रिटायर होने लगे और उनको 3000 2000 की जब पेंशन नहीं बढ़ने चंदन लगी, जी, नहीं, ये सच नहीं है दरअसल, मैं तो आपको बताऊँ। लोगों में 2000 जागरूकता बढ़ी उसके बाद से। जी, 2007 में जब मैं असम में नौकरी करता था जोरहाट में, हुँ, तो साइबर कैफ़े में जा कर के, उस समय ऑरकुट चलता था, फेसबुक नहीं था उस समय। हुँ, हम लोग ऑरकुट पे लिखते थे। फिर 2008 में मैं दिल्ली आ गया, तब वो नेट सेटर और डोंगल लगा कर के लैपटॉप में फिर वो ऑरकुट चलाते थे, ये वाला दौर आया। फिर 2009-10 में फेसबुक आ गया। फेसबुक उन दिनों बहुत कठिन था, मोबाइल पे नहीं चलता था, क्योंकि मोबाइल पे वो तो सिम्बियन बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म आते थे, ये वाले मोबाइल स्मार्टफ़ोन थे नहीं। 2013 13 में नहीं बल्कि 2014 में जब व्हाट्सएप आया, जब स्मार्टफ़ोन आए, जब ग्रुप बनने लगे, तब लोगों तक चेतना पहुँचने लगी एनपीएस के खिलाफ, और फिर लोग रिटायर होना शुरू हुए। तो ऐसे करते-करते मतलब जो है, मुझे खूब याद है 2014 में जब हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू किए, तब लोगों में चेतना जगी कि अच्छा एनपीएस के खिलाफ लोग लड़ भी रहे हैं। नहीं तो हम लोग लड़ते थे और किसी को पता ही नहीं चलता था। हम लोग हुँ। मीटिंग करते थे, डालते कहाँ? आरकुट पे लोग सक्रिय नहीं थे। आरकुट पे सक्रिय होने के लिए भी लोगों को जाना पड़ता था साइबर कैफ़े, नेट ₹20 नेट घंटा एक्सेस कौन नहीं था देता? ना, नेट का एक्सेस नहीं था, हर घर में कंप्यूटर जी। नहीं था, तो जी, कहाँ जी। से एक्टिव तो होगी? सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म साबित हुआ हम लोगों के लिए, ख़ास करके जब से एंड्रॉयड फ़ोन आए 2014 से। तो अब तो ख़ैर 2014 से लेके 2024 निकल गया, 10, 11, 12 साल की जर्नी हो रही है इसमें। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी फिर जो हमारी बैठक हुई जिसकी आप बात कर रहे हो, ये बैठक पहली बार नहीं हो रही है। इसके पहले भी जब हमने बताया कि हमें जब भास्कर खुलबे साहब थे, भारत सरकार मतलब प्रधानमंत्री जी के सलाहकार, जिनके माध्यम से हमें इन्विटेशन गया था। हम मतलब जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठ कर के हमने लोगों को समझाया था, जिसके परिणाम स्वरूप वो धीरे-धीरे हम डेथ के केस में ओ ओपीएस का विकल्प लेकर के आए। उसके बाद जब यूपीएस आया,
24 अगस्त 2024 को चंदन जी, जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का घोषणा हुआ 24 अगस्त 2024 को, तो तब इसका गजट भी नहीं आया था। तब भी हमने इसका विरोध किया। पहले ही दिन हमने लाइव आकर के जितना पढ़ के समझा और उसको जब लाइव आकर के लोगों को बताया, तो उसके बाद भी फिर हमें मिलने के लिए बुलाया गया मंत्रालय में। मिलने के लिए बुलाया गया, तो हमें खूब याद है हम फ़रवरी को जब हम वहाँ लौट करके आ रहे थे, फरवरी 2025 की घटना आपको बता रहा हूँ। हम प्रयागराज से कुंभ के मेले से स्नान करके वापस लौट रहे थे, तो हमें माननीय मंत्री जी के ऑफिस से कॉल आया कि भारत सरकार ने आपको इनवाइट किया है इस मुद्दे पर अपनी बातचीत रखने के लिए। हम अगले दिन 24 फरवरी को वहाँ पहुँचे, हमने मंत्री जी से बात रखी कि भाई यूपीएस के गजट तो आया ही नहीं था, ये प्रॉब्लम है। हालाँकि वो प्रॉब्लम दूर नहीं हुई, क्योंकि 24 फरवरी के बाद 19 मार्च को यूपीएस का गजट आ गया। 19 मार्च को जो गजट आया वो हूबहू वैसा ही आया। उसके बाद हम लोग फिर मिलने पहुँचे, तो ये पता चला कि गजट तो चूँकि बन चुका था और मीटिंग के बाद गजट में बदलाव की कोई संभावना नहीं थी, बदलाव अब होगा। तो उस मीटिंग के बाद हम लोगों ने इंतज़ार किया कि चलो ठीक है, लेकिन 19 मार्च के बाद फिर से जो जो सितंबर में गजट आया 2 सितंबर को, 2 सितंबर में जो बदलाव हुआ वो केवल एक बदलाव हुआ और वो ये हुआ कि 25 साल की जगह आप 20 साल पर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हो, बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अभी हम इसके इसके खिलाफ लगातार कैंपेन चला रहे हैं। हमने 1 अक्टूबर को देश भर के 100 जगहों से, अगर आपको याद हो तो 1 अक्टूबर बिल्कुल। 2025 को अभी पिछले ही महीने हमने इसी महीने 1 अक्टूबर को हमने देश भर के 100 जगहों से गुब्बारों पर अपना संदेश लिखा और माननीय मोदी जी को शतायु होने की शुभकामनाएँ दी और उसमें 2 बातें जोड़ी कि ओपीएस बहाल करो और 8वां पे कमीशन का गठन करो। जब ये कैंपेनिंग गई, मंत्रालय तक भी गई, तो हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई इस मुद्दे पर हमको बुलाया जाए। तो उन्होंने इसको ध्यान में लाए, वो ध्यान आकर्षण हमारा कार्यक्रम था कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। हम सफल हुए और सरकार ने हमको 8 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को मिलने के लिए हमको बुला लिया। आपने बोला कि पेंशन जो यूपीएस है, जो सरकार ने अभी हाल ही में लेकर के आया है, उसको बहुत जल्द रद्द हो जाएगा। लेकिन जो आपने बताया वो मेरा अधूरा स्टेटमेंट बताया। आपने कहा कि मैंने कहा है कि यूपीएस रद्द हो जाएगी, वो अधूरा स्टेटमेंट है। मैंने ये कहा है कि या तो यूपीएस रद्द होगी या फिर यूपीएस में 2 बदलाव होंगे और पहला बदलाव है वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत होगी, ये पहला बदलाव है और दूसरा है कि कर्मचारी का अंशदान उसको वापस मिलने की सुविधा होगी। ये हमारा स्टेटमेंट है तो और जब जब जी। ये हाँ, दोनों मिल जाएँगे तो फिर तो यूपीएस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। नहीं, फिर कुछ लोग लड़ेंगे ना, हूबहू के लिए तो लड़ेंगे, उसके पहले हूबहू लिखवाएँगे। तो तो हूबहू भी तो ज़रूरी है। बुलाने के बाद हमने फिर वही बातें रखी कि चूँकि पेंशन सेक्रेटरी साहब पेंशन के मुद्दे पर सबसे बड़े अधिकारी हैं भारत के। तो हुँ, हमने वही बात रखी कि साहब जो आपने यूपीएस बनाया, उसमें अभी 2 सबसे बड़ी खामियाँ हैं। पहली ये है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन पेंशन मिलेगी नहीं, अगर हमने ले भी लिया, मान लो हमने आज 50 साल का मैं होने वाला हूँ, मैं अगर आज पेंशन वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता हूँ, जबकि मेरी 26-27 साल की नौकरी हो जाएगी, लेकिन मुझे पेंशन के लिए रुकना पड़ेगा 10 साल। अब बताओ मैं 10 साल तक क्या खाऊँगा, क्या पहनूँगा, क्या ओढ़ूँगा, कैसे इलाज कराऊँगा आप बताओ? तो बोले हाँ, ये मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम है। तो हमने कहा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम वो लोग हैं जिनका नौकरी के अलावा कोई गुज़ारा नहीं है। हुँ। अगर हम नौकरी हमारी चली जाए, तो हमारे घर में अकाल पड़ जाएगा। हम उन परिवारों के लोग हैं। आप ये बताओ कि अगर हम लोग लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक 90% हमारी जो कम्युनिटी है, कर्मचारियों की, वो इसके बीच में नौकरी करती है। जिनकी सैलरी आज की डेट में भी मुश्किल से मुश्किल 30-40 हज़ार रुपए है, हुँ, हुँ, 40-45 इससे ऊपर नहीं है। हुँ। और अगर वो रिटायर होता है, तो यूपीएस में जो लमसम अमाउंट मिलेगा, वो उसके अपने अंशदान का ही केवल 20% होगा। अगर मतलब पूरी नौकरी मेरा ₹100 होना चाहिए था आज की डेट में, तो 100 में से हमें केवल ₹20 वापस मिलेगा।
है ना? चलो हमने सरकार वाला अंशदान तो पहले ही छोड़ दिया। अब मेरा वाला अंशदान जो है, उसका केवल 20% आप मुझे वापस दे रहे हो। हमारी नौकरी भी मतलब जो है छोटी नौकरी है। हमारे पास वैसे ही सैलरी हमारी कम है और आप हमें केवल 20% दे रहे हो, उस 20% से एक गाड़ी नहीं आएगी। बुढ़ापे पे मकान कहाँ से बना लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बताओ? उसकी पूरी ज़िंदगी ईएमआई पे निकल जाती है एक छोटा फ्लैट खरीदने में। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के तो एम्प्लॉयी जो होते हैं वो महानगरों में ही नौकरी करते हैं, छोटे-मोटे नौकरों हुँ, नगरों में तो उनकी पोस्टिंग होती नहीं है। आप बताओ कहीं बिल्कुल। होती हो तो? चाहे ऑडिट हो, चाहे सीपीडब्ल्यूडी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ऑर्डिनेंस हो, सब बड़े-बड़े महानगरों में ही होते हैं। वहाँ रहना, खाना, पहनना, ओढ़ना सब चीज़ें महँगी होती हैं। उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है अपना घर छोड़े हुए और बुढ़ापे पर उसको क्या मिलेगा 20% के रूप में। तो हमने उनसे कहा कि कम से कम उन कर्मचारी का जो अंशदान है उसको वापिस करने का प्रावधान कर दीजिए या फिर जो लमसम अमाउंट है इसको 3 गुना कर दीजिए कम से कम। तो 3 गुना करने से क्या है ना कि उसका लगभग-लगभग वो 80% पैसा वापिस आ जाएगा। और फिर थोड़ा पैसा वो वहाँ से निकाल लेगा जो 10 प्लस 10 के रूप में इकट्ठा होगा, तो वहाँ से निकाल लेगा, तो सफल हो जाएगा। हमें हमारी ओपीएस मिल जाएगी और 25 की जगह अगर आप 20 साल पे दे दो, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो 20 साल को लेकर के तो सरकार इसलिए अड़ी हुई है 20 साल, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है, तो सभी स्टेट पर भी दबाव बनेगा। जबकि कुछ स्टेट में क्या है 33 साल की नौकरी पर है 50%, कुछ में क्या है पहले से ही 25 साल की नौकरी पे है 50%, कुछ में क्या था 28 साल पे है, कुछ में 20 साल पे भी है। तो 20 साल में जिन पे है, उनका नुकसान हो रहा है 5 साल का और जिनका 28 साल था, उनको 3 साल का फ़ायदा हो रहा है और जिनके यहाँ 33 साल की नौकरी पे 50% थी, उनको तो सीधे-सीधे 8 साल का हुँ, फ़ायदा हो रहा है, जैसे छत्तीसगढ़। तो इस मामले में सरकार रिजिड है कि 25 वाला प 50% की कैलकुलेशन को 20 साल पे करना, ये थोड़ा चैलेंजिंग काम है। लेकिन हमें ये भरोसा हुआ है इस मीटिंग से कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने की शुरुआत हो जाएगी और हमारा अंशदान वापिस निकलने की कोई न कोई प्रावधान बन जाएगा। ये हमें भरोसा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो सरकार को यूपीएस खत्म करनी पड़ेगी, कोई उस यूपीएस में जाएगा नहीं। ये हमारा कमिटमेंट है। हमने कहा सर आप यूपीएस चलाओ, एनपीएस चलाओ, पीपीएस चलाओ, हमें इससे मतलब नहीं है। कर्मचारी का पैसा उसको वापस मिल जाए ब्याज सहित और 50% पेंशन दे दो। नौकरियाँ तो हुँ, वैसे ही खत्म हो गई, बिल्कुल। कहाँ बची नौकरियाँ? पहले अगर 100 नौकरियाँ निकलती थी, तो अब 40 बची, 40 से भी कम बची हैं। हुँ, नौकरियाँ तो बची ही नहीं। सारे तो निजी जी, लोगों के जो है ठेकेदारी पर चल रही है, सारी जी, व्यवस्थाएँ और जी, कुछ जो है टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण भी कमी हो गई है नौकरियों में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है तो कि देखो देखो पेंशन सेक्रेटरी साहब के साथ हमने बात रखी है और मैं धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने कम से कम हमें बुलाया, हमें अपनी बात तो रखने का मौका दिया। नहीं तो आए, चिल्ला के चले गए, वार्ता कुछ भी नहीं। हम पब्लिक को क्या बताएँगे कि क्या हो रहा है? बताओ आप ज़रा। बिल्कुल। आप आए अक्टूबर में, लाखों लोग इकट्ठे हुए रामलीला मैदान में और फिर चिल्ला-चिल्लू करके चले गए और फिर बोले हम वोट फॉर ओपीएस चलाएँगे, यही ना बोले? वोट फॉर ओपीएस का मतलब सीधी बात था कि जो सत्तारूढ़ पार्टी उसके खिलाफ चला रहे हैं और जो जिसके लिए चला रहे हैं, उस पार्टी ने तो मैनिफेस्टो तक में नहीं रखा फरवरी में। अक्टूबर में रैली किया, अक्टूबर में आपके फेवर में चिल्लाए और फरवरी में जब मैनिफेस्टो बनाया, तो उसमें 25 मुद्दे रखे और मैनिफेस्टो से ओपीएस गायब। तो आप बताओ फिर हमें पार्टी-पार्टी क्यों खेलेंगे हम बताओ? क्यों खेले भाई पार्टी-पार्टी? और अगर स्टेट का मुद्दा है, जिसको लगता है कि स्टेट से रिज़ॉल्व हो जाएगा, स्टेट में पेंशन मिल जाएगी, तो भाई म महाराष्ट्र वालों ने बेचारों ने आमरण अनशन तक कर लिया, है ना? आमरण अनशन करने के बाद 5-6 दिन तक वो आमरण अनशन चलाते रहे और उसके बाद उठे तो उन्होंने कहा अब हम वोट फॉर ओपीएस चलाएँगे फला-फला पार्टी के फेवर में। उन्होंने वोट फॉर ओपीएस चला लिया खूब जम के और वहाँ हार गए, वोट फॉर ओपीएस, पार्टी वही जीत गई। अच्छा वहाँ का भी छोड़ दो, हरियाणा का क्या हुआ? हरियाणा में भी यही हुआ। अब बताओ किससे माँगोगे जाकर के? जब आपने ये कह दिया कि वोट फॉर ओपीएस मतलब वोट फॉर फलानी पार्टी, तो अब वो पार्टी तो ये जिन लोगों ने ऐसा किया, हम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। अब हम जब जाते हैं तो वो पहले ये कहते हैं कि आप तो उस पार्टी के आदमी हो, आप तो कर्मचारी थोड़ी हो।
आप तो पार्टी के आदमी हो, आप तो पार्टी से माँग रहे हो, आपको हमसे ज़रूरत ही नहीं है। टेबल टॉक तो सरकार से करते हैं, पार्टीज़ थोड़ी करते हैं, ना हम हुँ, पार्टीज़ माँगते हैं। तो हमारा ये तरीका है, अपना पैटर्न है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही तरीका सबसे बेस्ट है, लेकिन हमारी जो पूरी कमेटी है, उसका ये मानना है कि दिस इज़ द डेमोक्रेटिक वे। ये हमारा अपना तरीका है। इसमें हम किसी पार्टी से ना डिमांड कर रहे हैं, ना पार्टी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। हम सरकार से माँग रहे हैं। कल सरकार में अगर राहुल जी आ जाएँगे, तो राहुल जी से माँगेंगे, क्या दिक्कत है? राहुल जी हमारे पीएम होंगे। कल कोई अखिलेश जी आ जाएँगे, तो उनसे भी यही कहेंगे, इसी तरीके से लड़ेंगे। कल मायावती जी आ जाएँगी, तो उनसे भी ऐसे लड़ेंगे। कल कोई और आ जाएँगे, तो उनसे ऐसे लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? ऐसे ही माँगेंगे, ऐसे ही काम करेंगे। हमारी किसी बिल्कुल। से कोई बुराई नहीं है। तो अभी हमने इसीलिए 9 नवंबर को रैली रखी है, फिर से रैली रखी है कि भई हमने टाइम दे दिया था पे कमीशन के गठन का भी, वो पूरा नहीं हुआ तो हम विरोध करेंगे और विरोध में तो फिर सब होता ही है, जिंदाबाद भी होगा, मुर्दाबाद भी होगा। जिसका मन करेगा पुतला फूँकने का वो पुतला भी फूँकेगा, इसमें कोई कोई नई बात नहीं है ना? तो जब लोगों को बुरा लगेगा तो अपना विरोध जैसे जता पाएँगे वैसे जताएँगे। हम तो पूरे देश से आह्वान भी करते हैं कि देखिए हम केवल हो-हंगामा नहीं करते, हम पूरे देश से अपील कर रहे हैं, हम केवल हो-हंगामा नहीं करते, हम हो-हंगामा करने के बाद फिर टेबल टॉक करते हैं। हमने जितनी बार आंदोलन किया है, उतनी बार हम टेबल टॉक पे बैठे हैं और उतनी बार कुछ न कुछ लेके आए हैं। वो चाहे यूपीएस हो, चाहे डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस हो और चाहे कुछ और हो। हर बार हम कुछ न कुछ लेके आए हैं। ठीक है, हमें ओपीएस अभी पूरी नहीं मिली, ये सच बात है। लेकिन हम कुछ तो लेके आए हैं। इस बार हमारी गारंटी है कि इस बार के आंदोलन के बाद कुछ कमी बचेगी नहीं। पूरी की पूरी ओपीएस हम लेकर के आएँगे, ये हमें भरोसा है। और जिसको नहीं भरोसा है तो वो अपना अपने तरीके से लड़े, आज़ादी की लड़ाई भी 10-20 संगठन तो लड़ ही रहे थे, लड़ बिल्कुल, ही रहे बिल्कुल। हैं, है ना? सबके लड़ने के तरीका अलग-अलग होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। कोई अरे नरमी से लड़ता है, कोई हमारी गरमी किसी से लड़ता है। संगठन, किसी व्यक्ति से कोई बुराई नहीं है, ना कोई हम हुँ, हुँ। आलोचना कर रहे हैं। हमारा अपना ये तरीका है। जिसको ये लगता है कि सरकार को पहले गिरा देगा, दूसरी पार्टी को लाएगा, तब लेगा पेंशन, वो वैसे लड़ेगा। उसके पास बहुत टाइम है क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि 19 में नहीं गिरी, तो 24 में गिरा देंगे, अब 24 में भी नहीं गिरी, तो वो ये मान के चल रहा है 29 में गिरा देंगे। अगर मान लो 29 में भी नहीं गिरी, तो कोई बात नहीं, उसकी जगह उसके बच्चे लड़ेंगे और क्या है? वो रिटायर हो जाएगा एनपीएस में, उसके बच्चे लड़ेंगे। तो क्या है? वो अपना अपनी तरीके से लड़ेंगे। हम अपनी तरीके से लड़ रहे हैं, हम सरकार से लड़ रहे हैं। हमारा ये तरीका है।